अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। ये टॉपिक क्लास 9 पंजाब बोर्ड जो है उसकी किताब इंग्लिश की किताब से लिया गया है। जो लेसन 3 है डैफोडिल्स उसमें से पोएम है, उसके एंड पर जो ग्रामर पोर्शन है उसमें से ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ली गई हैं। दरअसल मैं जो एक सीरीज चला रहा हूँ वो है ये है कि नौम क्लास की जितना भी ग्रामर का पोर्शन बुक 1 में है, इंग्लिश की बुक में है, ग्रामर की किताब के अलावा उसको पहले मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इंग्लिश ग्रामर जो है 9 क्लास की वो भी टेंसेस की शक्ल में कवर की है ट्रांसलेशन के लिए। वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत ही जदीद तरीकों से सोच जो बच्चों की होनी चाहिए उसके हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में बेशक आपको थोड़ा और लग सकता है कि ये कैसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे समझ कर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यकीनन ये बहुत फायदेमंद होगा। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, काज, मैनर या कंडीशन को बताती हैं। किस तरह ये जुमलों में काम करती हैं आइए मिलकर देखते हैं। तो जी, सबसे पहले तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में जो एक ऑर्डर है, तरतीब है, वो चेक कर लें। इंग्लिश में और उर्दू में दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में होता है कि पहले प्रीपोजिशन होता है, प्री प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन मेरा मतलब मकाम या लोकेशन। तो नाउन से पहले इसकी लोकेशन होती है इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो बहरहाल ये इसका नाम ही इसी वजह से है कि इसकी लोकेशन नाउन से पहले होती है। तो ये चीज बहरहाल समझने की है, गौर करने की भी है। और प्रीपोजिशन जो होती हैं इनका अपना कोई मानी नहीं होता। ये मीनिंग लफ्जों को जोड़ती हैं और उनको जब ये जोड़ती हैं तो तभी उनके मानी कोई बनते हैं, यानी मीनिंग आते हैं। तो यहाँ मिसाल नंबर 1 में देखें, ये इन हमारी प्रीपोजिशन है और द रूम इसका नाउन है, ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू में अब देखिए, इंग्लिश में मजे की बात है कि इन द रूम होता है, उर्दू में कमरे में, यानी पहले जो है ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है और उसके बाद जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। अच्छा, उर्दू में अगर इसका मुतबादिल लें तो प्रीपोजिशन का जो मुतबादिल होता है वो होता है आपका हर्फ जार। यानी ये हर्फ जार है और ये पहले उसका जो है मफूल है। यानी उर्दू में इसको हर्फ जार कहते हैं और इसको मजरूर कहते हैं। हर्फ जार का मजरूर, मजरूर अपने हर्फ जार से मिलकर मुरक्कब जारी बनाता है। मजरूर पहले, हर्फ जार उसका बाद में, और ये दोनों मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। इंग्लिश में जो होता है वो यही होता है कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाती है। हमेशा याद रखें, प्रीपोजिशन इंग्लिश में जो असूल है ना वो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी लफ्ज आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जो भी प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए वो प्रीपोजिशन के बाद आगे जितना आप आगे जाएंगे, ये यहाँ से आपने पकड़ना है प्रीपोजिशन से और एंड तक चले जाना है, वो सारी आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब प्रीपोजिशन से ही आगे जो भी आप प्रीपोजिशन और जमा बाकी जो भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है उसको आपने मिला के यही कहना है। तो इसमें ऑन द टेबल है, विद पेन है। तो ये विद पेन जो है, विद ये प्रीपोजिशन, ये पेन उसका ऑब्जेक्ट है। कलम से उर्दू में ऐसे होता है, कलम से, यानी कलम जो है वो मजरूर है और ये हर्फ जार है। हर्फ जार अपने जो मजरूर अपने हर्फ जार से मिलकर मुरक्कब जारी बनाता है और इधर प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाती है। फ्रेज मतलब मुरक्कब होता है, फ्रेज का मतलब भी मुरक्कब होता है, लेकिन ऐसा मुरक्कब जिसमें फेल और फायल दोनों का ना कम्बिनेशन हो, इकट्ठे ना आए। फील और फाइल कम्बिनेशन जो है वो इकट्ठा ना है, तब वो ऐसा मुरक्कब जो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। आगे चलते हैं। तो इसमें जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो यही है। प्रीपोजिशन पहले आएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन उसके बाद आएगा। यानी कि प्रीपोजिशन उर्दू में जो होता है आपको मैंने बताया था हर्फ जार होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है मजरूर। मजरूर और हर्फ जार मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, एक और डिस्कवरी मेथड होता है, डिस्कवरी लर्निंग इसको कहते हैं। डिस्कवरी लर्निंग भी बच्चों को जो अब ज्यादा
वो है ना, वो डिस्कवरी लर्निंग से आसानी हो रही है। अमेरिका या इंग्लैंड या इन जगहों पे डिस्कवरी लर्निंग के मेथड से पढ़ाया जा रहा है। अब ये डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है, मैं आपको साथ में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि देखिए आपको स्कूल में ये चीज ऐसे नहीं करवाई जाती है, लेकिन आपके अपनी सोच पर किसी की कोई पाबंदी नहीं होती। आप अपने थॉट को बदलें, अपने रेवोल्यूशन अपने अंदर ले आए। आपको माहौल से क्या मिलता है इर्द गिर्द को ना देखें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डिस्कवरी लर्निंग आप अपना लें, आपको फायदा है। अगर टीचर है कोई तो वो अपना ले, क्लासों में यूज करे। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, ये होता है बॉटम अप, नीचे से ऊपर की टेक्निक होती है। यानी जो आप लोग आमतौर पे पढ़ते हैं, पहले आपको पता रूल बताया जाता है, फिर उसकी एग्जांपल बताई जाती है। इसमें उल्टा चलता है, यानी पहले जो है आपका, अच्छा उधर देखो। इसमें पहले जो है आपका जो है एग्जाम्पल्स बताई जाती हैं, फिर एग्जाम्पल पर आपने गौर फिक्र करना होता है और खुद एक रूल और पैटर्न जो है फाइंड करना होता है। तो ये डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कवरी लर्निंग के जरिए करना चाहेंगे, तो जी विद के बाद ये विद फॉरवर्ड टुवर्ड, आपने इन इन हिस्सों को सिर्फ लिखना है। आपने ये लिख दिया, आप इनमें से रिकॉग्नाइज करें, पहचान करें कि विद क्या है, टुवर्ड क्या है, ऑन क्या है। आपने देख लिया कि ये तो प्रीपोजिशन है। अब आपको ये जो है विद हर, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन है। टुवर्ड माउंटेन्स, नाउन, माउंटेन क्या है, नाउन है। तो ये समझ रहे हैं आप, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया। ऑन द स्मॉलेस्ट वुडन टेबल, ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। यानी वुडन टेबल जो है असल में तो नाउन ही है। नाउन के जितने डेस्क्रिप्टिव मॉडिफायर्स होंगे वो मिलकर जो है नाउन फ्रेज बनाते हैं। नाउन जमा उसके मॉडिफायर्स नाउन होते हैं। यानी ये टेबल कोई वुडन टेबल, टेबल वही, द स्मॉल टेबल, द टेबल, द स्मॉल टेबल, द स्मॉल वुडन टेबल, यानी टेबल पे ही बात हो रही है। उसी की जो अंडरस्टैंडिंग है वही बढ़ती रह जा रही है, उसी की इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में टेबल ही है। अब ये जो टेबल है ये नाउन है, और ये इसके जो है ये इसके मॉडिफायर्स हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज कहलाता है। क्योंकि हेड वर्ड नाउन है ना, नाउन अगर आप निकालेंगे तो आपका एडजेक्टिव सब्जेक्टिव सब कोई माने नहीं देंगे फिर। तो ये चीज आपने समझना है। तो इसमें नाउन है, ये नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मुरक्कब हो गया। अब अब ये देखें, अब ये प्रीपोजिशन जमा नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन जमा नाउन, प्रीपोजिशन जमा प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन, प्रोनाउन, नाउन या नाउन फ्रेज आती है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। तो आप सारी इसको ऊपर वाली को पढ़े, आप यही बात समझा रहा होगा। तो हमने डिस्कवरी लर्निंग में क्या देखा होता है कि हम डिस्कवरी लर्निंग में ये बच्चे खुद से डिराइव करते हैं, खुद से इस बात को असर करते हैं कि ये बात हो रही है जी। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, चलो। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो आप ये चीज देखें कि नाउन प्रीपोजिशन के बाद जो है प्रोनाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद जो है नॉन फ्रेज आ सकती है। ये सब मिलकर जो है, यानी ये होंगे इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ही। यानी प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। अब इसका जुमले में क्या रोल होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। ये जुमले में जो रोल देता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को होता है, यानी इजाफी मालूमात होती है। अगर इनको निकाल दें जुमला फिर भी एक सेंस के साथ रुकता है। लेकिन जो होता है स्टेटिव वर्ब होता है, जिसको कोपुलर वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। ये तीन नाम एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। तो जहां जब ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं तो फिर इनके बगैर जो है सेंस कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वहां पे फिर ये जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे होते हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो फिर ये बात पूरी नहीं होती है जब लिंकिंग वर्ब के साथ बाद में आते हैं ये। अब समझने की बात है, अगर तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद है प्रीपोजिशनल फ्रेज तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये नाउन को ही कंप्लीट कर रही होगी। लेकिन अगर ये वैसे है तो फिर जो है एक्शन वर्ब के साथ है, तो फिर इसके बगैर आप इसको हटा दें, जुमले की सेंस से बनी रहती है, यानी एक वो मफहूम देता है, समझ आती है। हाँ मजीद मालूमात। अच्छा मजे की बात है कि इनको उर्दू में ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान कहते हैं। उर्दू में इनका जो मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकान। आपको पता होगा ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान जिन्होंने उर्दू पढ़ी है ग्रामर, उसमें क्या होते हैं।
यानी किताब मेज पर है, कहाँ पर है? मेज पर। तो ये जो मेज पर है ये ज़र्फ़ मकान है, मकाम की तरफ, लोकेशन की तरफ बताता है। तो ये मकान जो ज़र्फ़ मेज पर जो है उर्दू में मेज पर और इंग्लिश में ऑन द टेबल। ये जो ऑन द टेबल है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और उर्दू मेज पर जो है पर और उसका साथ जो है यानी कि पर और उससे पहले यानी हर्फ जार हो गया, और उससे पहले जो है मजरूर है, मजरूर और हर्फ जार आपस में मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। और मुरक्कब जारी जो है जो काम कर रहा है वो ज़र्फ ज़मान या ज़र्फ मकान का कर रहा होता है, यानी कि वो या तो ज़माने को बताता है या उसकी जगह को बताता है। तो इंग्लिश में भी इनका सेम ऐसे ही होता है। अगर आप देख लें आप कि ये जो है, अब इसको हटाएं। द सीक्रेट इज क्योंकि इज सेव महफूज है, द सीक्रेट इज सेव, बस ठीक है। विद हर, अब ये और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बगैर भी एक सेंस बनी है, जुमला पूरा हमें समझा देता है। दी हाइकर्स वॉक्ड, ओके, दे वॉक्ड, आप कहते हैं दे वॉक्ड, ठीक है, उन्होंने चला, आपको इसके बाद बात समझ आ जाती है। टुवर्ड माउंटेन टू द स्कूल, जो भी आप लगाएंगे वो इन द पार्क, वो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसके बगैर भी जुमले की एक सेंस तो है ना। द कीज आर, अब यहाँ पे देखें द कीज आर, अब यहाँ पे अगर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को हटा दें तो फिर सेंस नहीं, द कीज आर क्या, अब ये सेंस पूरी नहीं है। अब इसके बाद साफ जाहिर है जब या तो एक्शन होता फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब है तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर करता है ये। जब स्टेटिव वर्ब होता है, जब लिंकिंग वर्ब होता है, जब कोपुलर वर्ब होता है, तो उसके बाद जो आना होता है वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कॉम्प्लीमेंट जरूर उसका होता है, ये वो सब्जेक्ट को ही बता रहा होता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आई एम, अब आप यहाँ पे आई एम, तो क्या आई एम, यहाँ भी जुमला पूरा नहीं होता, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, यहाँ तब जाके समझ आती है। तो ये जो आई एम यानी एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद जो है वो क्या है, वो कंप्लीमेंट है जो जरूरी है आई को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे जो आखिरी जुमला है दे आर, आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ ऑन द स्मॉल वुडन टेबल, ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है जो कीज को ही डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कीज कहां पर है, इसके ऊपर है, ऑन द स्मॉल वुडन टेबल, ऑन द टेबल या ऑन द स्मॉल टेबल, ऑन द स्मॉल वुडन टेबल, जो भी आप कह रहे हैं। तो ये जो है यहाँ ये आर जो है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद जो है इसका मैंने आपको एक रूल बताया था, वो ये था कि अगर तो एक्शन वर्ब है तो उसके बाद जो होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, और वो भी टाइम और लोकेशन के बारे में होगी। और अगर तो एग्जाम आर के साथ होगा तो फिर आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट होगी और वो उसका हिस्सा होगी जुमले का, वो जरूरी होती है, फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करती है। जी, छह जाते हैं, ये मुरकबा जुमले में क्या इजाफा करते हैं, ये जुमले में आपको टाइम, यहाँ से शुरू करें, टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, इन तीन को अलग से आप जा करें, और वजह, तरीका शर्त को बताते हैं, यानी कि टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, काज, मैनर और कंडीशन को बताते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और ये किसके बारे में होती है, वर्ब के बारे में ही होती है। ये भी याद रखें, वर्ब के बारे में ही सब कुछ बता रहे होते हैं, और किसी के बारे में नहीं बता रहे होते, वर्ब के बारे में। अच्छा, वर्ब के अलावा अगर किसी के बारे में बताएंगे वो नाउन होगा, और तब तब ये अगर वर्ब के बारे में बताएंगे तो ये एडवर्ब के तौर पर काम करेंगे। और अगर नाउन के बारे में बताएंगे या प्रोनाउन के बारे में या अनदर एडवर्ब के बारे में, फिर ये एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर काम, एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। अगर किसी नाउन के बारे में बताएंगे तो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। जी देखते हैं, ये मैंने इसका एक जो है तीन लफ्ज बनाए हैं, कोड बनाया है TLD, आप इसको याद कर लें, TLD। TLD से ये तीन नाम आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए, एक दफा आप जबानी तौर पे किसी भी तरह से वो नाम रिवाइज कर जाएं, और फिर दूसरी या तीसरी बार आपके दिमाग में बगैर कहीं से देखे हुए वो दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर वो हमेशा की मेमोरी बनना शुरू हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। आप शुरू में मेमोरी बनाने के लिए कुछ भी करें, आपको ये देखेंगे आप TLD से आराम से याद रख लेंगे। TLD एक जो है तीन लफ्ज याद रखें, तीन लेटर TLD, T से टाइम, L से लोकेशन और D से डायरेक्शन। टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, आप एक दफा इनको याद कर लें, तीन नाम, पहले नाम याद कर लें, याद रखें समझने से पहले।
जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको जरूर याद किया करें, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, एक से दूसरे में जाने और स्विच करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पे जब आप टाइम के बारे में समझेंगे तो टाइम को बताने के लिए कैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल होती हैं, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द समर, बस यहाँ ये टाइम के लिए है। वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग, शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है। शी लाइक्स टू ट्रेवल, ओके, शी लाइक्स टू ट्रेवल। आप यहाँ पे अगर आप कहते हैं शी लाइक्स टू ट्रेवल, आपका जुमला कंप्लीट सेंस देता है। आप कहते हैं ठीक है, वो उससे जो है सफर करना पसंद है, ठीक है, बात समझ आ जाती है। आगे ड्यूरिंग द समर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वी शुड डिस्कस द प्लान, ओके, बिफोर द मीटिंग, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आपका सेंटेंस जहां तक कंप्लीट हो जाता है, वी शुड डिस्कस द प्लान। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की शक्ल में होती है, और प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रही है जी। लोकेशन को कैसे बताते हैं, दे हैड अ पिकनिक, ठीक है, इन द पार्क, ये जो है ये। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताया था, उर्दू में जो होता है ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकान के तौर पर ये इस्तेमाल हो रही होती है। आप देखें, इन द पार्क ज़र्फ़े ज़मा है, मकान है, ज़र्फ़े मकान, मकाम को बता रहा है ना, ज़र्फ़े मकान। द कीज आर ऑन द टेबल, ये ज़र्फ़े मकान है, लोकेशन को बताता है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये ऐसे नहीं है आर, क्योंकि ये पीछे लिंकिंग वर्ब है, स्ट्रेटिव वर्ब है, कोबलर वर्ब है। तो कोबलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब या स्ट्रेटिव वर्ब के बाद जब आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है आपके सब्जेक्ट के बारे में, और कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। यहाँ पर जो है ये एडजंक्ट का काम करती है, एडजंक्ट। मैं काफी दिनों से एडजंक्ट बोले जा रहा हूँ, तो वो भी आप ज़हन में रख लें। ये एडजंक्ट हैं, यानी ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी एडजंक्ट है, लेकिन ये इसका क्योंकि बन रहा है कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इसलिए अब ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एडजंक्ट इसको फिर नहीं कहना। एडजंक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जब ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। डायरेक्शन, ही वेंट टू द स्टोर, ही वेंट वो गया, ठीक है, ही वेंट। लेकिन वेयर, टू द स्टोर, ये जो है ये इसका एडजंक्ट है। क्या है, एडजंक्ट है, यानी इसका जो ताल्लुक है, ये देख लें, इस गो की जो इसकी या ही वेंट वो गया, जुमला कंप्लीट है। लेकिन अब टू द स्टोर लगा दें तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके इवेंट के बारे में। टू द स्टोर, वो गया, कहाँ गया, टू द स्टोर। अच्छा, ये जो एक और बात, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं या एडजंक्ट होते हैं, ये दरअसल वर्ब का कंटेनर होते हैं, कंटेनर जिसमें वो एक्शन हो रहा होता है। ही वेंट टू द स्टोर, यानी ये वर्ब जो है टू द स्टोर इस तरह समझना होता है। जैसे दे हैड अ पिकनिक, पिकनिक उन्होंने पिकनिक मनाई, उस कंटेनर का जो नाम इन द पार्क, द कीज आर ऑन द टेबल, ऑन द, यानी ये एक तरह से उसको कंटेनर होते हैं, एक तरह से उसका जिस्म होते हैं, वजूद होता है जिसके अंदर वो एक्शन हो रहा होता है। ये भी याद रखें, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वर्ब के बारे में, ये आपने यही समझने की कोशिश करनी। दे वाक्ड, वाक्ड, ठीक है, टुवर्ड द माउंटेन, अब ये डायरेक्शन को बता रहा है। ही वेंट टू द स्टोर, दे वाक्ड टुवर्ड द माउंटेन, यानी ये उनकी वाक्ड की डायरेक्शन जो है माउंटेन की तरफ है, इसके लिए आपने टुवर्ड लगाया है। वेंट स्टोर, ये जो इस जाना की डायरेक्शन है वो स्टोर की तरफ है, इसके लिए आपने टू लगाया। टुवर्ड और टू डायरेक्शन को बता रहे हैं, यानी वो उस तरफ जा रहे हैं। इसके बाद सीएमसी अगर आप याद कर लें, सीएमसी पहले याद कर लें, काज मैनर कंडीशन, काज मैनर कंडीशन, काज मैनर कंडीशन। तो एक दफा आपके नाम ये तीन जो है वो तीन, पहले तीन ये मिलकर छह हो जाएंगे। अगर ये तीन और तीन छह नाम आप याद कर लें तो फिर आप अंदर एक एक एग्जांपल को दिमाग में फिक्र करें, गौर करें, और आप जो है जबानी तौर पे इन चीजों को सीखना शुरू कर देंगे। बिकॉज ऑफ, काज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं बिकॉज ऑफ, और ड्यू टू इस्तेमाल होती है, और ये बिकॉज ऑफ द रेन, यानी कि बिकॉज ऑफ जो है आपका प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट द रेन, और ड्यू टू जो आपका है प्रीपोजिशन, और हिज इलनेस जो है उसका ऑब्जेक्ट है, और ये मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। द गेम वाज स्टॉप्ड, द गेम वाज स्टॉप्ड,
अब बिकॉज ऑफ द रेन, अगर आप यहाँ पे द गेम वाज स्टॉप्ड, सेंस तो कंप्लीट है। बिकॉज ऑफ द रेन, अब ये उसकी आपने रीजन बता दिए, काज बता दिए, वजह बता दिए इसके रुकने की। ही वेंट एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, ओके ही वाज एब्सेंट, हम बोल देते हैं ही वाज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस, आगे आपने उसकी रीजन बता दी है, काज बता दिए, काज बता दिए। मैनर के लिए विद अ स्माइल बाय हैंड, मैनर मतलब तरीका। शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल, किस तरीके से उसको ग्रीट किया, खुशी के साथ, स्माइल के साथ। ये जो विद अ स्माइल है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द इनविटेशन वाज डिलीवर्ड बाय हैंड, बाय हैंड दस्ती यानी कि खुद हाथ से पकड़ाया उसको इनविटेशन को। बाय पोस्ट नहीं, बाय हैंड दिया, बाय पोस्ट होता है, बाय हैंड होता है। कंडीशन, इन केस ऑफ फायर यूज द इमरजेंसी एग्जिट। अच्छा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, अगर आप शुरू में लेकर आ जाएं जुमले के स्टार्ट में, वैसे ये आमतौर पे एंड में लगाते हैं, लेकिन अगर आप जुमले के शुरू में लेकर आएंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद कोमा लगा लेना है आपने। बाकी फिर वैसे यूज द इमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ फायर, ये ऐसे बनेगा। अगर आप इसको शुरू में ले जाएं, इन केस ऑफ फायर कोमा यूज द इमरजेंसी एग्जिट, यूज द इमरजेंसी एग्जिट, आप जुमला सेंस तो पूरी आ जाती है, लेकिन फिर उसकी कंडीशन ये शर्त बता दी है कि इन केस ऑफ फायर, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। अब यहाँ नीचे कुछ समझ नहीं आ रही जी। एडजेक्टिव आर एडवर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेजेस। अब जो वहां तक आपने देखा कि जो है यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस थी वो आपका अल्लाह भला करे कौन कौन सी हो सकती हैं, टाइम लोकेशन की हो सकती हैं, मतलब वो सारे जो छह हमने गिनी है वो आप देख लें, टाइम लोकेशन डायरेक्शन, TLD जो था, टाइम लोकेशन डायरेक्शन, फिर CMC था, CM और C, काज मैनर कंडीशन। तो छह आराम से याद हो जाती हैं। अच्छा उन छह को हमने जब डिस्कस कर लिया तो अब हमने उनका फंक्शन देखना है। अब जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है वो मैंने आपको बताया था, एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं या एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं। अब जब ये एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं ज़र्फ मकान या ज़र्फ ज़मान को बताती हैं। एडजेक्टिव जब होती हैं तो नाउन के मानी को बढ़ा देती हैं। अब यही चीज आपने समझनी है, एडजेक्टिव जब होता है तो साथ नाउन को क्वालिफाई करता है, कोई चीज नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और जब एडवर्ब होता है तो वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। यानी एक्शन का कंटेनर जब आप बताएंगे तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, वही प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है। और अगर वो नाउन को क्वालिफाई करेगी, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी, और वो होगी एडजेक्टिव, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी। एडजेक्टिव फ्रेज फिर उसको कह देंगे और एडवर्ब फ्रेज कह दे देंगे, लेकिन होगी वही प्रीपोजिशनल फ्रेज ही। प्रीपोजिशनल फ्रेज जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे, जब एडवर्ब, इन दो ही काम उसने करने हैं ना। देखिएगा कैसे बोला, देखिए यहाँ पे these prepositional phrases describe nouns, the book on the shelf is interesting। अब देखिए बुक का मानी समझा रहा है ना मजीद, बुक, विच बुक ऑन द शेल्फ, यानी वो बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन दे रही है बुक के बारे में, ये नाउन के बारे में, तो ये नाउन का एडजेक्टिव हो जाती है। नाउन को जो मजीद इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव भी तो कहते हैं, इसमें सिफ्त कहते हैं, जो इसम की सिफ्त को बताता है, इसम के बारे में मजीद खबर देता है, मालूमात देता है। तो इसी तरह द बॉय विद द रेड हेड, द बॉय विद द रेड हेड इज माय ब्रदर। अब ये जो बॉय को मजीद समझा रहा है विद रेड हेड, विद द रेड हेड जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन किसको क्वालिफाई कर रही है, नाउन को, तो ये एडजेक्टिव हो गई। अब नाउन, इनकी लोकेशन जो होती है, प्लेस जो होती है, वो भी याद रखें, वो नाउन के बिल्कुल साथ होती है, नाउन से दूर नहीं करना है इसको, नाउन से अलग नहीं करना, ये भी समझ के रखना। अच्छा एडवर्ब फ्रेज देखिए, शी सैंग विद जॉय, मैंने बता दी ना, वो जो बाकी सारे आगे बच रहे हैं वो छह जो आपने पढ़े हैं, ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, यानी ये इसी सैंग को बता रहा है, उसने सैंग का अमल किया, कैसे किया, विद जो है अराइव आफ्टर स्कूल, ठीक है। यानी ये जो है ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वर्ब के बारे में है। यहाँ पे शी सैंग विद जॉय, अब ये जो विद जॉय है, आप सैंग, सैंग को डिस्क्राइब कर रहा है, सैंग के बारे में कुछ बता रहा है या शी के बारे में बता रहा है,
खुशी के बारे में नहीं, सैंग के बारे में बता रहा है। सैंग हमारा क्या है, वर्ब है। सिंग, सैंग, संग। तो ये जो वर्ब अराइव्ड आफ्टर स्कूल, ये अराइव जो उसका आना है, वो उसका जो एक्शन है उसके बारे में आफ्टर स्कूल है, यानी स्कूल के बाद वो आया। ये जो आफ्टर स्कूल है, ये अराइव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही के बारे में नहीं है। अराइव उस इस एक्शन के बारे में है, यानी ये उसका आना कब है, स्कूल के बाद है। तो जो वर्ब के बारे में बता रहे होते हैं वो एडवर्ब होते हैं फिर, यानी प्रीपोजिशनल जब इंफॉर्मेशन देगी वर्ब के बारे में तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, और अगर वो नाउन के बारे में देगी तो एडजेक्टिव कराएगी। इतनी सी बात है। ये जो पीछे आपने 6 कैटेगरी पढ़ी थी, उन्हीं में इस्तेमाल होना है आगे। ये उनका फंक्शनल यूज है, ये भी समझ लें। यानी ये देखें, विद जो है आपको किस तरीके से बता रही है। विद जो है मैनर बता रहा है कि सैंग विद जो है यानी मैनर हो गया। लेकिन अब मैनर तो है, अब काम कौन सा, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, तो आप इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। यानी वर्ब के माने में इजाफा कर रही है ये नाउन के, तो फिर आप इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। कॉमन एरर्स ये जो है आपको बता रहे हैं, जो आम गलतियां करते हैं वो यही होता है कि आपने जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसकी जो लोकेशन होती है वो उसके साथ ही रखनी है आपने, जो जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। शी फाउंड द बुक इन द पार्क दैट आई हैड लॉस्ट। शी फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इन द पार्क। लॉस्ट वेयर, इन द पार्क। अब ये जो इन द पार्क है, ये लॉस्ट को ही आई हैड लॉस्ट इन द पार्क, ये लॉस्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसकी लोकेशन जो है इसके साथ रखनी है ना, कि शी फाउंड द बुक इन द पार्क दैट आई, इन पार्क ये फिर इस तरह बन जाएगा, पार्क दैट आई हैड लॉस्ट। ये जो दैट आई हैड लॉस्ट जो है वो फिर ये सारा पार्क को डिस्क्राइब कर देगा, यानी पार्क जो मैंने गुम कर दिया था वो तो फिर और मानी हो जाएगा ना। इसलिए आपने ये जो इन द पार्क है इसको देखना है कि ये किसके साथ लगना है। शी फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। ये फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, दैट आई हैड लॉस्ट इन द पार्क। ये असल में जो इसमें जो दैट आई हैड लॉस्ट बुक, विच बुक, दैट आई हैड लॉस्ट वेयर, इन द पार्क। ये बुक के बारे में जो है दैट आई हैड लॉस्ट, ये भी बुक के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, लेकिन ये और चीज है, यानी ये जो है क्लॉज है। तो हम अभी फ्रेजेस में हैं। तो बुक दैट आई हैड लॉस्ट वेयर, इन द पार्क, ये जो इन द पार्क है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये बुक के बाद ही लगना है, उससे पहले ये लगना है क्योंकि ये भी इसका एडजेक्टिव है, ये बुक का एडजेक्टिव है। ओवर यूज, और इसका ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। बार बार जो है यही आपने सारी की सारी जो है, ही वेंट टू द स्टोर ऑन द कॉर्नर नियर द, यानी कि सारी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नहीं लगाती जानी है, थोड़ी लगानी है बस। जी, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो आई हुई है एक्सरसाइज आई हुई है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी है, मैं वैसे आपको वैसे भी बता देता हूँ, फिर एंड में सॉल्यूशन तैयार कर दूंगा। आप अगर इसको ध्यान से सुन, क्योंकि मैं आपके देखिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर है लेकिन इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी शामिल नहीं है। ये शुरू से लेकर एंड तक ये लाइव समझ ले हैं, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह या कुछ भी शामिल नहीं है। ये सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसके बाद कोई इसमें एडिटिंग नहीं की जाएगी, कोई इससे इसमें गलती हो गई या जो भी होगा वो वैसे ही जो जैसा हुआ है वैसे ही आपके पास आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक चीज मेरे ज़हन में है, आती है, और मैं उसको जुबानी एक्सप्लेन करता हूँ तो बच्चे को थोड़ी ज्यादा समझ आती है। अगर मैं कुछ लिखा हुआ और कॉपी करूँ तो वो एक जो है ना थोड़ा और बन जाता है, वो बच्चे को मतलब जो उस्ताद को खुद समझ नहीं आया था, अगर एक्सरसाइज उस्ताद खुद नहीं सॉल्व करने के काबिल हो रहा तो बच्चा कैसे करेगा। फिर जब हम सॉल्व करते हैं तो उस तरीके से हमारा जो दिमाग का मैकेनिज्म है सोचने का और वो तजस्सुस का वो पैदा होता है। वैसे तो पढ़ के बता दूंगा वो तो और बात है ना, उसमें वो फिर वो चीज नहीं आती, वो सोचने समझने और वो जो बच्चा वो आता है वो नहीं आता।
तो इसलिए मैं आपके सामने खुद भी सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी शो कर दूंगा ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो देखें, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज। हर जुमला को पढ़ना है और प्रीपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन कर देना है। देन राइट वेदर इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। या फिर उसके बाद पहले तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर उसका फंक्शन आप बताएं कि वो नाउन को इजाफा कर रही है या वर्ब को। बस जी। तो यहाँ पे ये हाईलाइट रह गए हैं। बहरहाल, द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। यहाँ पे बुक का जो है ये ऑन द शेल्फ जो है उसको बता रहा है, बुक की इजाफा कर रहा है ना। तो ये ऑन द शेल्फ जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये मानी में इजाफा कर रही है बुक के, यानी एडजेक्टिव। बुक एक नाउन है, नाउन के मानी को बढ़ा रही है, तो आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। जहां पे आप एडजेक्टिव फ्रेज लिख देंगे इसको अंडरलाइन करके। शी रिसीव्ड विद ग्रेस। शी रिसाइटेड विद ग्रेस। रिसाइटेड, उसने ये एक्शन किया, रिसाइट करना यानी तिलावत की या जुबानी पढ़ा, विद ग्रेस, उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो ये जो रिसाइटेड का है उसको बता रहा है, यानी वर्ब के मानी को जब वो इजाफा करेगा, वर्ब के मानी ज्यादा बताएगा, तो वो एडवर्ब फ्रेज होगी, एडवर्ब फ्रेज। दे ट्रेवल्ड टू द माउंटेन। ट्रेवल्ड वेयर? टू द माउंटेन। यानी ट्रेवल जो है, ट्रेवल्ड वर्ब है, उसके मानी को ये टू द माउंटेन बढ़ाएगा। तो टू द माउंटेन आपको पता है, ये जो हाईलाइट हुई खड़ी है, बोल्ड है, ये आपकी फ्रेजेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं। अब ये काम कौन सा कर रही है? वर्ब के मानी को बढ़ा रही है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। द कैट अंडर द टेबल इज स्लीपिंग। अब देखिए, द कैट, विच कैट? अंडर द टेबल। यानी ये कैट के मानी को बढ़ा रहा है, ये जो अंडर द टेबल है। तो यहाँ पे ये काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी नाउन, जो कैट है वो नाउन है, और नाउन के मानी को जब कोई नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। शी अराइव्ड आफ्टर डिनर। अराइव्ड मतलब ये एक्शन के बारे में, आफ्टर डिनर जो है अराइव के बाद है, आफ्टर डिनर यानी एक्शन को बयान कर रहा है, तो ये जो है एडवर्ब फ्रेज होगी। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। पेंटिंग जो है नाउन हो गया, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। अब ये जो पेंटिंग है ये नाउन हो गया, और ये जो ऑन द वॉल है ये पेंटिंग को ही इजाफा कर रहा है, इसके मानी में इजाफा कर रहा है कि कौन सी पेंटिंग जो दीवार पे लगी हुई है। तो ये जो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज तब वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। उसके बाद ये वही है, मैंने आपको जो पीछे थी वो अलग से कर दी है। ऑन द शेल्फ एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये सारा उसको सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अगर इसमें फिर भी कोई एक्सरसाइज में गलती रह जाती है तो जरूर आप कमेंट में किया करें, बताया करें कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना था। तो जो बहस होती है ना, तकरार, वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे।